मेडिकल साइंस की ना एक बात मुझे बहुत सुकून देने वाली लगती है। मतलब वहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है, मापा जा सकता है। जैसे कोई टेस्ट रिपोर्ट हो। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर हड्डी में कोई फ्रैक्चर है ना, तो एक्सरे फिल्म पर वो एक सफ़ेद दरार के रूप में साफ दिख जाता है। डॉक्टर बस उसकी ओर इशारा करते हैं और समस्या पकड़ में आ जाती है। कोई भ्रम नहीं होता वहाँ। सही कहा, एकदम सीधा और स्पष्ट। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को देखते हैं, या हमारी सीखने की क्षमता और हमारी मानसिक खुशी की बात करते हैं। मतलब यहाँ कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो ये बता सके कि हमने कोई विषय सच में सीख लिया है या हम जीवन में सच में खुश हैं। और यहीं पर ना हमारा दिमाग हमारे साथ सबसे बड़ा खेल खेलता है। हाँ। मनोविज्ञान में एक बहुत ही आम स्थिति है जिसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी क्षमता का भ्रम कहा जाता है। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब हमें लगता है कि हमें सब आता है। बिल्कुल। हम किसी किताब के पन्ने पलटते हैं, शब्दों को हाइलाइटर से रंग देते हैं और हमारा दिमाग हमें ये विश्वास दिला देता है कि बस अब हमें सब समझ आ गया है। अरे हाँ, ये तो स्कूल कॉलेज में बहुत होता था। वही तो। और उसी तरह खुशी के मामले में भी हम कोई नई महंगी चीज खरीदते हैं और दिमाग कहता है कि लो अब जीवन भर की खुशी मिल गई। लेकिन ये दोनों ही बातें असल में दिमाग द्वारा बुने गए भ्रम होते हैं। हमारे पास अपनी समझ और अपनी खुशी को मापने का कोई प्राकृतिक या सटीक यंत्र होता ही नहीं है। ये तो एक बहुत ही डरावनी स्थिति है, क्योंकि बिना किसी सटीक यंत्र के हम बस हवा में तीर चला रहे। एकदम सही। और इसीलिए ना आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है। हमें इस धुंधलेपन को दूर करना है और ये स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना है कि ज्ञान प्राप्त करने और सच्ची खुशी महसूस करने के पीछे असल में कौन से इंजन या तंत्र काम करते हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ। इस चर्चा के लिए हमने दो बेहद ठोस स्रोतों का सहारा लिया है। पहला स्रोत ए खटाना का है, जो जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। उन्होंने लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर नाम का एक व्यवस्थित शिक्षण ढांचा विकसित किया है। लर्न टू लर्न। और दूसरा स्रोत मानव मनोविज्ञान की गहराइयों से है, जो डुअल लूप आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन फ्लोरिशिंग यानी मानव उत्थान के दोहरे लूप वाले ढांचे को एक्सप्लेन करता है। अब पहली नजर में ना कोई भी सोच सकता है कि एक पढ़ाई की तकनीक और एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बीच भला क्या असमानता हो सकती है। सच कहूं तो मुझे भी पहले यही लगा था। हाँ, लेकिन जब हम इन दोनों स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही मजबूत धागा इन्हें आपस में जोड़ता है, और वो धागा है फीडबैक लूप का महत्व। फीडबैक लूप मतलब लगातार खुद को जांचना। बिल्कुल। दोनों ही स्रोत ही एक्सप्लेन करते हैं कि चाहे वो किसी जटिल विषय में महारत हासिल करना हो या जीवन में स्थायी संतुष्टि पाना हो, बिना एक स्पष्ट और मापे जा सकने वाले सिस्टम के हमारा दिमाग बहुत जल्दी अपनी राह भटक जाता है। तो चलिए सबसे पहले ना इस ज्ञान के इंजन को ही खोल कर देखते हैं। अक्सर होता ये है कि लोग एक भारी भरकम किताब पढ़ते हैं, हफ्तों उस पर लगाते हैं, और कुछ दिनों बाद जब कोई उससे जुड़ा सवाल पूछता है तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है एकदम। हाँ। तो खट्टाना का जो ये पेड लर्निंग स्ट्रक्चर है ना, वो इस खालीपन का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान पेश करता है। मतलब ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिना टेस्ट के सिर्फ जानकारी निगलते जाना तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान शहर में बिना जीपीएस के गाड़ी चलाना। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम बस गाड़ी भगा रहे हैं और ये मानकर बैठे हैं कि सही दिशा में ही जा रहे हैं, जबकि असल में हम किसी गलत रास्ते पे गोल गोल घूम रहे होते हैं। जब तक लोकेशन चेक नहीं होगी ना, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। वो जीपीएस वाला उदाहरण ना इस पूरी प्रक्रिया के मूल सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। खटाना का ये ढांचा पैसिव या निष्क्रिय रूप से जानकारी इकट्ठा करने का पूरी तरह से विरोध करता है। मतलब सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जो सिस्टम है ना, ये एक निरंतर चलने वाले चक्र पर आधारित है। सीखना, परीक्षण करना, आकलन करना, कमजोरियों को मजबूत करना और फिर प्रगति करना। तो ये चक्र काम कैसे करता है? इसके कुछ स्तर है ना? हाँ, इसे 3 स्पष्ट स्तरों में बांटा गया है। स्तर 1, जिसे फाउंडेशन या आधार कहा गया है, वो सबसे दिलचस्प है। इसमें सिर्फ किताबें पढ़ना शामिल नहीं है। अच्छा, तो शुरुआत कैसे होती है? स्रोत के अनुसार सबसे पहले नोटबुक, एलएम जैसे एआई टूल का उपयोग करके किसी भी विषय की बहुत तेजी से रिसर्च की जाती है और एक माइंड मैप बनाया जाता है। माइंड मैप, जिससे पूरा विषय एक नजर में दिख जाए। हाँ, और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है। उस माइंड मैप के आधार पर तुरंत 10 बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं। ये तुरंत टेस्ट लेने वाली बात मुझे बहुत तार्किक लगती है। मतलब इससे पहले कि वो क्षमता का भ्रम दिमाग में जड़ जमाए, अब तुरंत एक बेसलाइन असेसमेंट कर लेते हैं। क्योंकि वो टेस्ट ना एक क्रूर लेकिन सच्चा आईना होता है।
इस बेसलाइन असेसमेंट के नतीजे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इंसान कहाँ खड़ा है। तो ये स्कोरिंग कैसे काम करती है? अगर 10 में से 0 से 3 उत्तर सही हैं, तो इंसान बिगिनर यानी शुरुआती स्तर पर है और विषय से बहुत कम परिचित है। 4 से 7 सही होने का मतलब है इंटरमीडिएट, जहां थोड़ी बहुत आंशिक स्पष्टता है। और अगर 8 से 10 सही हो जाएं तो वो एडवांस स्तर पर है। ये जो स्कोर है ना, ये हवा में तीर चलाने वाली स्थिति को एकदम खत्म कर देता है और सीखने वाले को एक ठोस शुरुआती बिंदु देता है। हाँ, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचिए कि मैंने वो टेस्ट दिया और मेरे 5 उत्तर गलत हो गए। अब पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में तो बस एक लाल पेन से क्रॉस लग जाता है और कहा जाता है कि आप गलत हैं, फिर से पढ़िए। वही तो सबसे बड़ी समस्या है पुरानी व्यवस्था की। तो अगर यहाँ भी वही होता है तो इसमें नया क्या है? और यहीं पर ये ढांचा अपने स्तर 2 में, जिसे एक्टिव लर्निंग कहा गया है, एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब कोई उत्तर गलत होता है तो ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताता कि उत्तर गलत है, तो क्या करता है? बल्कि ये उस गलत उत्तर को सीधे आपके बनाए गए माइंड मैप नोड से लिंक कर देता है। इसे स्रोत में लक्षित सुधार या टारगेटेड करेक्शन कहा गया है। टारगेटेड करेक्शन मतलब सीधा बीमारी की जड़ पर वार करना? हाँ, इसे ऐसे समझें, मान लीजिए कोई इतिहास का विषय पढ़ रहा है और उसने किसी युद्ध की तारीख गलत बता दी, तो ये सिस्टम ये नहीं कहेगा कि जाओ पूरी किताब फिर से पढ़ो, जो कि बहुत उबाऊ होता है। हाँ, ये बताएगा कि दिमाग में उस युद्ध के कारण और प्रभाव वाले हिस्से की समझ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ समय रेखा वाले नोड में कमजोरी है। अरे वाह, तो ये तो एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहा है। मतलब जो हिस्सा टूटा है सिर्फ उसी की मरम्मत करनी है। इससे तो समय की बहुत बड़ी बचत होती होगी और हताशा भी कम होती होगी। एकदम। जब हम एक ही चीज को बार बार पूरा पढ़ते हैं ना, तो दिमाग बोर हो जाता है और जानकारी को स्टोर करना ही बंद कर देता है। हाँ, वो ध्यान भटकने लगता है। बिल्कुल। इस लक्षित सुधार से वैचारिक स्पष्टता बहुत तेजी से आती है। आप उस विशिष्ट नोड की कमजोरी को दूर करते हैं और फिर सिस्टम उस सुधारे गए हिस्से के आधार पर नए क्विज बनाता है, ताकि ये पक्का हो जाए कि गलती सुधर गई है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि गलती सिर्फ पहचानी नहीं गई है, बल्कि उसे जड़ से खत्म कर दिया गया है। और एक बार जब वे सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं, तब स्रोत तीसरे स्तर की बात करता है, जिसे मास्टरी या महारत कहा गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जहां तक मुझे समझ आया ये सिर्फ रट्टा मारने से बहुत आगे की चीज है। इसमें सीखी गई जानकारी को ब्लॉग शैली में अपने शब्दों में लिखना, रिपोर्ट तैयार करना और भारी मात्रा में फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करना शामिल है। बिल्कुल। और अंत में एक और मूल्यांकन होता है जो ये तय करता है कि स्तर इम्प्रूव्ड बिगिनर से उठकर प्रोफिशिएंट या मास्टरी रेडी तक पहुंचा है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। जब हम जानकारी को अपने शब्दों में ढालते हैं या फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करके उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो हम दिमाग को सक्रिय रूप से उस जानकारी को पुनर्प्राप्त करने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब दिमाग को कसरत करवा रहे हैं। हाँ, इसे ही मनोविज्ञान में एक्टिव रिकॉल कहते हैं, जो न्यूरल पाथवे को बहुत मजबूत करता है। खटाना का ये सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि ज्ञान को केवल मान नहीं लिया गया है, बल्कि हर कदम पर उसका निदान किया गया है, उसे मापा गया है और सुधारा गया है। ये सच में एक बहुत ही सशक्त ढांचा है। लेकिन अब 1 मिनट के लिए ना, अगर हम विषय को थोड़ा सा बदलें। बताइए। जिस तरह हमने देखा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एक ऐसे ढांचे की जरूरत है जो लगातार हमारी जांच करे, वरना हम किसी भ्रम में जीने लगते हैं। क्या ठीक ऐसा ही कुछ हमारी मनोवैज्ञानिक खुशी के साथ नहीं होता? ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। अक्सर हम सुनते हैं ना कि बस मुझे वो नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वो मिल जाती है तो कुछ ही दिनों बाद वो खुशी गायब हो जाती है और एक अजीब सा मानसिक खालीपन आ जाता है। हाँ, वो खालीपन महसूस होने लगता है। तो हमारी खुशी को भी तो एक ऐसे ही सिस्टम की जरूरत है ना, ताकि वो स्थिर ना हो जाए। ये एक बहुत ही तार्किक और बेहतरीन बदलाव है हमारी चर्चा में। और हमारा जो दूसरा स्रोत है, ड्यूअल लूप आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग, वो इसी खालीपन की गुत्थी को सुलझाता है। तो ये गुत्थी है क्या असल में? ये स्रोत एक्सप्लेन करता है कि मानव मस्तिष्क की खुशी एक सीधी लाइन पर नहीं चलती, बल्कि ये 2 अलग-अलग लूप्स का एक बहुत जटिल तंत्र है, हीडोनिक और यूडाइमोनिक। अब देखिए, ये दोनों शब्द ना सुनने में थोड़े भारी लगते हैं।
अगर इन्हें थोड़ा आसान भाषा में एक्सप्लेन करें तो ये हेडोनिक और यूडाइमोनिक असल में हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करते हैं? चलिए इसे एक गाड़ी के रूपक से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हेडोनिक खुशी इस इंजन का ईंधन है। ईंधन मतलब जो तुरंत ऊर्जा दे? हाँ, ये वो खुशी है जो हमें तुरंत मिलती है, जो हमारे सेंसरी या शारीरिक अनुभव से सीधे जुड़ी होती है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा खाना खाना? बिल्कुल, जब कोई बहुत स्वादिष्ट पिज्जा खाता है या कोई मनोरंजक फिल्म देखता है या आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया पर ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं तो दिमाग में ओपियोइड्स और एंडोकैनाबिनॉइड्स जैसे न्यूरोकेमिकल्स का एक तेज बहाव होता है। अच्छा, तो ये केमिकल्स का खेल है सारा? हाँ, ये रसायन हमें तुरंत लेकिन बहुत ही क्षणिक आनंद देते हैं। ये अभी और इसी वक्त वाला सुख है। ठीक है, तो ये हो गया हेडोनिक। और यूडाइमोनिक क्या है? यूडाइमोनिक खुशी ना उस गाड़ी का नेविगेशन सिस्टम या कंपस है। ये जीवन का गहरा अर्थ है, उद्देश्य है और हमारी पहचान है। मतलब जो हमें दिशा दिखाता है। सही कहा। ये उन लक्ष्यों से उत्पन्न होता है जो हमारे गहरे आंतरिक मूल्यों से मेल खाते हैं। स्रोत में इन्हें सेल्फ कॉन्कॉर्डेंट गोल्स कहा गया है। सेल्फ कॉन्कॉर्डेंट गोल्स। ये वो खुशी नहीं है जो पिज्जा का एक टुकड़ा खाने पर तुरंत मिल जाती है। ये वो गहरी और स्थायी संतुष्टि है जो तब मिलती है जब हमें अंदर से लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है और हम एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। अब यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। इस स्रोत की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि यूडाइमोनिक यानी जीवन का उद्देश्य खोजना ही सबसे महान और सही काम है। हाँ, ऐसा लग सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पिज्जा खाने, दोस्तों के साथ गपशप करने या फिल्म देखने जैसी उन तमाम छोटी छोटी हेडोनिक खुशियों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? मतलब क्या खुशी सिर्फ किसी गंभीर उद्देश्य के पीछे एक सन्यासी की तरह लगे रहने में ही है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और मजे की बात ये है कि स्रोत ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। अच्छा, तो खुशियों को छोड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं। सन्यासी बन जाना इस ढांचे का उद्देश्य है ही नहीं। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को एक्सप्लेन किया गया है जिसे माइक्रोस्पाइकिंग का नाम दिया गया है। माइक्रोस्पाइकिंग, ये क्या होता है? वास्तविकता ये है कि यूडाइमोनिक यात्रा यानी जीवन के किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करना अक्सर बहुत लंबी, थका देने वाली और कई बार नीरस होती है। हाँ, क्योंकि बड़े लक्ष्य रातों रात तो मिलते नहीं हैं। वही तो, अगर इंसान सिर्फ उस बड़े उद्देश्य के पीछे ही भागेगा तो उसकी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और वो बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। इस थकान को मिटाने के लिए ना छोटे छोटे हिडोनिक आनंद बेहद जरूरी होते हैं। यानी जैसे कोई बहुत लंबा और मुश्किल पहाड़ी सफर तय कर रहा हो और बीच बीच में चाय और समोसे का ब्रेक ले ले। वो चाय समोसा मंजिल तो नहीं है, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने की ताकत जरूर देता है। अरे ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो जो चाय समोसे का ब्रेक है ना, वही माइक्रोस्पाइकिंग है। समझ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे समझना बहुत जरूरी है। असली और प्रामाणिक खुशी तब मिलती है जब ये हिडोनिक आनंद हमारे यूडाइमोनिक उद्देश्य का बाय प्रोडक्ट हो या नतीजा हो। बाय प्रोडक्ट मतलब वो मुख्य लक्ष्य ना हो। हाँ, जब दिन भर की कड़ी मेहनत और अर्थपूर्ण काम के बाद कोई पिज्जा खाता है तो वो पिज्जा एक छोटे इनाम की तरह काम करता है और अगली सुबह के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है, ये बात तो समझ आती है। लेकिन अगर किसी का पूरा जीवन सिर्फ पिज्जा खाने, फिल्म देखने और आराम करने के इर्द गिर्द ही घूमता है और जीवन में कोई गहरा यूडाइमोनिक कंपस है ही नहीं, तो वहां से विनाश की शुरुआत होती है। विनाश मतलब क्या कोई बहुत गंभीर मनोवैज्ञानिक खतरा पैदा हो जाता है? हाँ, और स्रोत इसे बहुत ही गंभीर चेतावनी के तौर पर पेश करता है। इसे हेडोनिक कोलैप्स का नाम दिया गया है। हेडोनिक कोलैप्स, ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें मानव मस्तिष्क की एक बुनियादी संरचना को समझना होगा। हमारा दिमाग ना मूल रूप से एक तुलना करने वाला इंजन है, एक कंपैरिजन इंजन। ये नई परिस्थितियों और खुशियों का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। हाँ, ये तो हम सब ने अपने जिंदगी में महसूस किया है। जैसे नया फोन खरीदने पर पहले कुछ दिन तो हम उस पर खरोच भी नहीं लगने देते, बार बार स्क्रीन साफ करते हैं। बिल्कुल। लेकिन 1-2 महीने बाद हम उसे सोफे पे ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जो नई चीज की खुशी होती है वो पूरी तरह से वाष्पित हो जाती है। एकदम सही। और इसे ही मनोविज्ञान में हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं।
दिमाग उस नए फोन को अपना नया नॉर्मल मान लेता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान सिर्फ इन बाहरी क्षणिक खुशियों के पीछे ही भाग रहा है और उसके पास कोई गहरा अर्थ नहीं है। हाँ, कोई यूडाइमोनिक एंकर नहीं है, तो वो इंसान एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ने लगता है। समान स्तर की खुशी महसूस करने के लिए उसे लगातार और अधिक तीव्रता वाले अनुभवों की जरूरत पड़ने लगती है। मतलब अगर एक गैजेट से खुशी नहीं मिल रही तो और महंगा गैजेट चाहिए। बिल्कुल। और ये सिलसिला अंततः या तो किसी खतरनाक लत में बदल जाता है या फिर एक बहुत ही गहरी निराशा और अवसाद में। जब ट्रेडमिल की रफ्तार इंसान की खुशी महसूस करने की क्षमता से तेज हो जाती है ना, तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। यही हेडोनिक कोलैप्स है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। अच्छा, तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? अगर हम अब तक की चर्चा और इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल, दोनों स्रोत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। खटाना का जो लर्न टू लर्न सिस्टम है और ये मनोविज्ञान का डुअल लूप ढांचा, ये दोनों असल में एक ही भाषा बोल रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा पास करने या अच्छे ग्रेड पाने की खुशी के लिए रट्टा मार रहा है, तो वो एक बाहरी और हेडोनिक इनाम है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, वह परीक्षा के बाद सब कुछ भूल जाएगा या पढ़ाई से ऊब जाएगा। लेकिन अगर वह सच्ची मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो कि एक यूडाइमोनिक उद्देश्य है, तो पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे टेस्ट पास करना और उस एमसीक्यू में 10 में से 9 नंबर लाना उसके लिए माइक्रो स्पाइकिंग का काम करेगा। क्या बात है! ये विश्लेषण बहुत ही शानदार है। वे छोटी छोटी सफलताएं उसे ऊर्जा देती रहेंगी और दोनों लूप एकदम सही तालमेल में एक साथ काम करेंगे। मतलब उद्देश्य भी पूरा हो रहा है और रास्ते में मजा भी आ रहा है। बिल्कुल। और जब ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को जीवन के उद्देश्य के साथ इस तरह जोड़ दिया जाता है ना, तो थकान गायब हो जाती है। और स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि इस डुअल लूप फीडबैक इंजन को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे वास्तविक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, जिसे मनोविज्ञान में क्रॉस डोमेन ट्रांसफर कहा जाता है। स्रोत में इसके 3 बहुत ही मजबूत व्यवहारिक उदाहरण दिए हैं। अरे वाह! वे उदाहरण क्या हैं? जीवन के किन अन्य क्षेत्रों में हम इसे देख सकते हैं? सबसे पहला और सबसे आम क्षेत्र है हमारी आजीविका या हमारा करियर। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ वेतन पाने के लिए नौकरी करता है। हाँ, जो कि महीने के अंत में मिलने वाला एक हेडोनिक इनाम है। बिल्कुल। और कुछ समय बाद वेतन वृद्धि की खुशी भी खत्म हो जाती है और रोज का काम एक बोझ लगने लगता है। लेकिन जब इंसान अपने काम को एक कॉलिंग या जीवन के उद्देश्य में बदल देता है, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। मतलब काम खुद एक यूडाइमोनिक लक्ष्य बन जाता है। हाँ, और तब काम में आने वाला तनाव कोई खतरा नहीं लगता, बल्कि वो एक बौद्धिक चुनौती बन जाता है जिसे पार करने में इंसान को आनंद आने लगता है। ये बात तो हम कई सफल वैज्ञानिकों या कलाकारों में देखते हैं, जो बिना थके सालों तक खुशी खुशी काम करते रहते हैं। खैर, दूसरा उदाहरण किस बारे में है? दूसरा उदाहरण धन और उसके उपयोग को लेकर है। अगर पैसा सिर्फ भौतिक सामान खरीदने, जैसे महंगे कपड़े, गाड़ियां या घड़ियां खरीदने पर खर्च किया जा रहा है, तो इंसान फिर से उसी तुलना करने वाले इंजन और हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाता है। क्योंकि सामान पुराना होता है और खुशी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी पैसे को अनुभवों पर या परोपकार पर खर्च किया जाए, तो कहानी एकदम अलग होती है। ऐसा क्यों है? मतलब एक महंगी घड़ी खरीदने के बजाय परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने से खुशी ज्यादा लंबी कैसे टिकती है? क्योंकि ना, अनुभव हमारे व्यक्तित्व और हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। वे हमारे यूडाइमोनिक ढांचे से गहराई से जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो तुलना नहीं हो पाती। सही कहा। आप अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से वैसे नहीं कर सकते जैसे आप अपनी कार की तुलना पड़ोसी की कार से करते हैं। अनुभव इस तुलनात्मक इंजन से बच निकलते हैं। और दूसरों की मदद करने का भी यही असर होता होगा। हाँ, परोपकार करना हमारे अंदर एक गहरे अर्थ का संचार करता है, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इस तरह धन से मिलने वाली खुशी की जो एक वित्तीय सीमा है, उसे पार किया जा सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण बहुत ही संवेदनशील है, हमारे रिश्ते। रिश्तों में ये कैसे काम करता है? आज के इस डिजिटल युग में कई रिश्ते सिर्फ वैलिडेशन की नींव पर टिके होते हैं। मतलब दूसरों से तारीफ पाना, सोशल मीडिया पर खुद को सही साबित करना, ये वैलिडेशन पूरी तरह से हेडोनिक है और ये एक बहुत गहरी असुरक्षा को जन्म देता है। हाँ, क्योंकि लाइक्स कभी भी कम हो सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत सुझाव देता है कि रिश्तों का आधार वैलिडेशन नहीं, बल्कि एक दूसरे को गहराई से समझना होना चाहिए। मतलब बीइंग नोन, जैसा श्रुत में कहा गया है। हाँ,
जब आप किसी को उसकी कमियों और उसके गहरे मूल्यों के साथ समझते हैं तो ये एक यूडाइमोनिक संबंध बनाता है। ऐसे रिश्तों में छोटे-मोटे विवाद या असहमति रिश्ते को कमजोर नहीं करते, बल्कि आपसी समझ को और मजबूत ही करते हैं। इन सभी बातों को गहराई से सुनने के बाद ना एक निष्कर्ष बहुत साफ तौर पे उभरता है। बताइए। चाहे मामला किसी जटिल विषय को सीखने का हो, अपना करियर बनाने का हो, या फिर जीवन में एक खुशहाल रिश्ता कायम करने का हो, अगर इन सिस्टम्स के अंदर कोई गहरा उद्देश्य नहीं है और अपनी प्रगति या अपनी गलतियों को जांचने का कोई ईमानदार तरीका नहीं है, तो पतन या बर्नआउट होना एकदम निश्चित है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये। आज के इस दौर में जहां हमारे आसपास हर समय जानकारी का अंबार लगा रहता है और मनोरंजन के इतने सारे अंतहीन साधन मौजूद हैं, इंसान बहुत जल्दी मानसिक थकान का शिकार हो जाता है। और उससे बचने का उपाय यही लूप्स हैं। हाँ, इस ओवरलोड से बचने का और जीवन को सही दिशा में रखने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने सीखने के और जीवन के लक्ष्यों को इन दोहरे फीडबैक लूप्स में ढाल लें। सीखना तब तक अधूरा है जब तक उसे मापा और सुधारा ना जाए। मेजर्ड एंड इम्प्रूव्ड। बिल्कुल। और खुशी तब तक एक छलावा है जब तक वो किसी बड़े अर्थ से ना जुड़ी हो। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक अंतिम विचार सामने रखना चाहूंगी। ये एक ऐसा विचार है जो स्रोत के सिद्धांतों से ही जन्म लेता है, लेकिन हमें वर्तमान समझ से भी एक कदम आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है। वो विचार क्या है? स्रोत ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा दिमाग एक तुलना करने वाला इंजन है। ये हर भौतिक सुख, हर नई चीज, हर हेडोनिक आनंद का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। हाँ, ये हमने देखा। और इसी हेडोनिक कोलैप्स से बचने के लिए हमने यूडाइमोनिक अर्थ या उद्देश्य की शरण ली। लेकिन अगर हम मानव मस्तिष्क की इस अनुकूलन या अडैप्टेशन की क्षमता को और गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, अगर कोई इंसान जीवन भर एक बहुत ही गहरे और महान यूडाइमोनिक उद्देश्य के साथ सफलतापूर्वक जीता रहे, तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब उसका दिमाग उस अर्थ का भी आदी हो जाएगा? अरे, ये तो सोचने वाली बात है। क्या उद्देश्यपूर्ण जीवन भी एक दिन सामान्य और नीरस लगने लगेगा? क्या अर्थ का भी अपना एक ट्रेडमिल हो सकता है? और अगर सच में ऐसा है, तो क्या भविष्य में मानवता को अपने मनोवैज्ञानिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस दोहरे लूप के पार भी जाना होगा? मतलब एक तीसरे लूप की तलाश? हाँ, क्या हमें किसी तीसरे लूप की आवश्यकता होगी जहां इंसान को अपने वर्तमान उद्देश्य से भी बड़ा कुछ खोजना पड़े? ये सचमुच झकझोर देने वाला सवाल है। क्या हम कभी पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, या हमारी संरचनाएं ही हमेशा कुछ और बड़ा खोजने के लिए बनी है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के समाप्त होने के बाद भी बहुत देर तक लोगों के दिमाग में गूंजता रहेगा। ज्ञान और खुशी की कार्यप्रणाली को इतनी गहराई से एक्सप्लेन करने और समझने के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और विचार उत्तेजक विषय के साथ।